अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट से मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि हमारे कुछ सबसे पहले तो मैं सारे पार्टिसिपेंट से स्पेशली माज़रत करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारा प्रोग्राम टाइम पे स्टार्ट बदकिस्मती से नहीं हो सका। उसकी कुछ टेक्निकल एरर्स हमें आ रहे थे। उस वजह से हम आपको के साथ जो कमिटमेंट की उस पर हम पूरा नहीं उतर सके, तो काइंडली इसके लिए इग्नोर कीजिए। बेसिकली जूम की तरफ से हमें कोई टेक्निकल एरर आ तो 20 से 25 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत 360 डिजिटल आइज़ की तरफ से, इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट की तरफ से कि आप लोगों को इंतज़ार और ज़हमत करना पड़ा। अब मैं रहीम प्रोग्राम की तरफ जाऊंगा। हमारे आज का सेशन है, तो हमने इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आज का हमारे एक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ट्रेनर हैं, दानिश। शेख दानी 10 ईयर्स से ज़्यादा का। और इन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वर्किंग की है और अकाउंट्स एंड फाइनेंस का इनका एक्सपीरियंस है। पिछले 10 साल से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भरपूर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के हवाले से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हर एरियाज़ और हर सेक्टर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो काइंडली इनके सेशन को ज्वाइन कीजिए। और किसी को भी अगर सवाल कोई करना है तो वो चैट बॉक्स में दे दीजिए। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर होगा आखिर में। तो काइंडली मैं शेख दानिश साहब, अस्सलाम वालेकुम। एवरीबॉडी कैन हियर मी? हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वालेकुम सब सुन सलाम। सकते हैं मुझे? ये जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। माय नेम इज शेख मोहम्मद दानिश। आई एम वर्किंग एज अ हेड ऑफ फाइनेंस जी इन जी, अ प्लीज स्टार्ट कीजिए सर। आई एम जी, सब सुन सकते हैं। companies. Recently, I have conducted so many seminars in दानिश connect. साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने इससे पहले भी काफ़ी सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट और 360 डिजिटल आइज़ के साथ, और सेपरेटली भी। तो इस वक्त मैं जो नया जो अपनी यूथ के लिए एक नया एक लेकर आया हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं और बिजनेस मॉडल। 13 पे शो हो रहे हैं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो मिले हैं 70 इंडस्ट्री अलाइड हेलो, इंडस्ट्री को, इस स्टार्ट हो गया ना जी सर? इसकी वजह से हाँ हाँ, हो गया। रिलीफ ऑर्डिनेंस इशू हुआ है। अच्छा, आपको रिलीफ मेरे ख्याल ऑर्डिनेंस। से कोई प्रॉब्लम आ रही है? जी जी, स्टार्ट हो गया सेशन। हेलो। ठीक है। हाँ हाँ, स्टार्ट कर दिया सर, अच्छा, आप स्टार्ट अपना कर म्यूट कर दिया। देना, आपकी आवाज़ आ रही है। चलिए ठीक है भेजेंगे आपको। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आप अपना वो वॉइस दानिश म्यूट। साहब स्टार्ट बोले। मैं तो बोल रहा हूँ, आपकी आवाज़ थोड़ी आ रही थी ना म्यूट धीमी। कर दूं? हाँ, आप म्यूट कर दें। नहीं नहीं, आप स्टार्ट करें। मैं म्यूट कर देता हूँ। अच्छा, आप प्रेजेंटेशन अपनी स्टार्ट कर मैंने अपनी दें। शेयर कर दोबारा दी। से प्रेजेंटेशन आपकी नहीं है, आप रीशेयर कर दें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं, स्क्रीन आपकी नहीं नजर आ रही।
दोबारा से स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? रुकना नहीं, हो रही है जी, हो रही है। ये हो रही है दानिश, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी, आप कंटिन्यू करें। चलें इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारे मेरे बुलेट पॉइंट्स हैं इस सेशन के। इसके बाद मैं अब स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। ये इस ओवरव्यू है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टैक्स रिलीफ पैकेज का, जिसमें जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को अगर ये इस टैक्स रिलीफ को अवेल करना है तो उन्हें नॉर्मल टैक्स रिजीम से फिक्स टैक्स रिजीम में आना पड़ेगा। और फिक्स टैक्स रिजीम को हम फाइनली डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं जो मेरी आगे की स्लाइड्स हैं। फिर न्यू प्रोजेक्ट्स जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो उनके लिए ज़रूरी है कि वो 31 दिसंबर 2020 से पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये अवेल कर सकते हैं इस ऑर्डिनेंस को। फिर इसमें जो है कि टैक्स लिवाइड जो हुआ है, टैक्स जो इंचार्ज कर रहे हैं इस ऑर्डिनेंस के थ्रू, वो पर स्क्वायर फुट या पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर बिल्डर्स एंड डेवलपर को चार्ज होगा। प्रीवियसली जो होता था उसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर होता था, और जो कंपनी प्रॉफिट बनाती थी और उनके लिए जो है ना वो स्क्वायर फीट का रेट दिया हुआ था, बट वो ज़्यादा था। तो इसलिए इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए कि न्यू कमर्स जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये अमेंडमेंट लेकर आई गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस ऑर्डिनेंस के थ्रू इंजेक्ट करेंगे अपने बिजनेस में, उसके लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम की ट्रेल पूछी नहीं जाएगी। दिस इज कॉल्ड एन लाइक एन एमनेस्टी। तो इस साल की इसे लास्ट ईयर भी आई थी एक एमनेस्टी एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस के थ्रू, जिसमें लोगों ने काफ़ी अवेल की थी उस एमनेस्टी को। तो ये जो है वो स्पेसिफिकली फॉर रिवाइवल ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। इसमें जो है वो पहले होता था कि विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट करने पड़ते थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं सप्लायर्स की विथहोल्डिंग करनी पड़ती थी ऑन पेमेंट मोड पे। तो वो सारी चीज़ें जो है ना इसमें विथहोल्डिंग टैक्स को इस्तिस्ना कर दिया गया है। ख़ास तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स जो सर्विस एजेंट्स होते हैं और काम करते हैं और डिफरेंट प्लास्टर वर्क और पूरा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को वो कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं, तो उन सब की विथहोल्डिंग पेमेंट को जो है ना इसमें डिडक्शन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं इस ऑर्डिनेंस के तहत, जो इसको फॉलो करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद ये है कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो है वो 10 टाइम्स जो है वो अपने टैक्स पेमेंट का जो है वो इसमें क्रेडिट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मोर देन 10 टाइम्स होगा तो फिर वो NTR में फॉल कर जाएगा। लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर एहसास प्रोग्राम के तहत अगर कोई बना रहे हैं नेस्पाक से जो अप्रूव होते हैं, तो वो PM एहसास प्रोग्राम पे 90% की इसमें छूट दी गई है टैक्स की। फिर इसी तरह से एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जिन बिल्डर्स के हैं वो भी इसमें फॉल कर सकते हैं, उनको अपनी परसेंटेज कंप्लीशन शो करनी होगी टू द टैक्स अथॉरिटीज़ के हमारी 2009 टैक्स ईयर 2019 को हमारा ये परसेंटेज कंप्लीशन थी, उस हिसाब से हमने इतना टैक्स पे किया और लेटर ऑन हम जो है वो उसको इस ऑर्डिनेंस को अवेल करते हुए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टैक्स पे करेंगे। तो ये उनके लिए भी एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जिनके लिए हैं उनके लिए भी ये फिक्स टैक्स रिजीम लेकर आए हैं। फिर इसी तरह से दोनों बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को रजिस्टर होना होगा FBR में। 11 शेड्यूल एक नया शेड्यूल इस ऑर्डिनेंस के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें वो अभी IRS पोर्टल पर इंशाल्लाह आ जाएगा, तो उसमें फिर अवेल कर सकेंगे, उसको पूरा फिलअप करके फिर जो है वो अवेल करना होगा उन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। ठीक है, इसी तरह से ये बात है कि मैंने इसमें बताया अन्य एक्सप्लेन इनकम और एसेट सेक्शन 111 जो है वो इसमें अप्लाई नहीं होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। ये FATF की कुछ शिकें थी जिसपे मनी ट्रेल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। FATF ने उस चीज़ को कर्टेल करने के लिए सेक्शन 111 पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने फोर्स किया था, ताकि कोई जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा जो है वो इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ या ब्रोकरेज हाउस के थ्रू पैसा जो है वो सिस्टम में ना लेकर आएँ। तो इसलिए ये
FBR अथॉरिटीज़ इस सेक्शन 111 के तहत जो है ना वो बाउंड करती थी टैक्स पेयर्स को कि वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम को अपने अगर अनएक्सप्लेन्ड इनकम उनकी है तो उसमें फिर वो उनके ऊपर पेनल्टीज़ लगती हैं और कहीं इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें अप्लाई नहीं होगा जो इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर आएंगे। अच्छा, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एलिजिबल करार दिया गया है? एग्जिस्टिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट सेटअप प्रायर टू द 17 अप्रैल, यानी कि जिस वक्त ये ऑर्डिनेंस आया है वो 17 अप्रैल को प्रोमोलगेट हुआ है, तो उस वक्त से लेकर जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑनवर्ड जो है उस पर फॉल करेंगे और इनको कंप्लीट करना होगा बिफोर September 30, 2022। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं जो इस टेन्योर में स्टार्ट करेंगे लाइक 17 अप्रैल के बाद से लेकर उसकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनके पास टाइम डेडलाइन है December 31, 2020 जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन्वेस्टमेंट इनकर करेंगे, कमेंसमेंट बिजनेस करेंगे अपना December 31 से पहले और September 30 तक उनको अपना प्रोजेक्ट वाइंड अप करना होगा या नियर टू कंप्लीशन लेके जाना होगा और उसकी भी आगे डिटेल दी हुई है। इसी तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस ऑर्डिनेंस के थ्रू क्लासिफाई करते हैं जो एलिजिबल हैं। इन्वेस्टमेंट एज इक्विटी रिसोर्सेज विच डज नॉट इंक्लूड द बोरोड फंड्स, जिन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को किसी के थ्रू बोरो करके उधार लेकर जो है ना इन्वेस्टमेंट की है तो उनके लिए ये नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें फॉल नहीं करेगी और ये होली यूटिलाइज होगी ऑन द सेम प्रोजेक्ट। उसके लिए ये नहीं है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्टमेंट कर दी एक प्रोजेक्ट में और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करके किसी और प्रोजेक्ट में ले गए। ठीक है, और ये क्रॉस बैंकिंग चैनल के तहत जो है वो ट्रांसफ़र होंगे ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिर इसी तरह से लैंड जो है, अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये तो फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ मनी थी। ठीक है, लैंड ट्रांसफर टू द एओपी और कंपनी, अगर कोई जो है ना वो प्रॉपर्टी देता है तो पर्सन मस्ट हैव द ओनरशिप ऑफ टाइटल ऑफ लैंड एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, जो कि 17 अप्रैल है। तो उसके नाम पर वो लैंड जो है वो उसके प्रॉपर्टी जो है उसके नाम पर होनी चाहिए, तो ही वो क्लासीफाई कर सकेगा इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अवेल करने के लिए। ठीक है, और अनएक्सप्लेन्ड इनकम तो हमने इससे पहले डिफाइन कर चुके हैं कि वो इसका अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अप्रूवल और सर्टिफिकेशन और कंप्लीशन के लिए जो है वो अब आपको क्या करना है इन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को कि जो अप्रूविंग अथॉरिटीज़ हैं एवरी प्रोविंस में वहाँ से इन्हें अप्रूव करवाना होगा अपने प्रोजेक्ट्स को इस ऑर्डिनेंस के तहत। तो नेक्स्ट पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड जो है इसे यहाँ से अप्रूव होते हैं मैप्स, और दूसरा जो है वो ये तो लाहौर में इनका ऑफिस नेस्पक का, बाकी कराची या सिंध के अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसको लुक आफ्टर कर रही हैं इन सारी अप्रूवल्स को। इसी तरह से पेशावर में भी हैं और पंजाब में भी हैं, तो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं हर प्रोविंस में, तो उनको उनके तहत ये जो है वो अप्रूवल भी मिलेगी टू कमेंस बिजनेस एंड एज वेल एज ऑन द कंप्लीशन those engineers will certify that the project has been completed at the end of the year of 2022, September 30, 2022. ठीक है, in case of the building authority, in case of the builder। अच्छा, बिल्डर्स और डेवलपर्स को दो अलग अलग क्लासीफाई किया है इस ऑर्डिनेंस में कि बिल्डर्स जो होते हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, जबकि डेवलपर्स जो हैं वो लैंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। लैंड डेवलपमेंट लाइक हाउसिंग सोसाइटीज़ जो होती हैं, तो बिल्डर्स का बेसिकली काम जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो उनके लिए मैप अप्रूवल के लिए वही नेस्पाक के पास जाना पड़ेगा या फिर मैप अप्रूवल अथॉरिटी जो उस कंसर्न प्रोविंस की होगी उसके तहत उन बिल्डर्स को अपना लेआउट प्लान जो है वो अप्रूव करवाना होगा बिफोर अच्छा, ये तो अप्रूव करवाना होगा December 30, 2020 तक, यानी कि इसी करंट ईयर के अंदर, और इसको कंप्लीट करना होगा 2.5 साल में September 30, 2022 तक।
इसी तरह से डेवलपर्स के बारे में भी यही मेंशन किया गया है कि मैप मैप अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो नेस्पाक है या फिर जो उस कंसर्ट प्रोविंस की है। अच्छा, डेवलपमेंट प्लान ये अप्रूव करवाएंगे नेस्पाक से और इसको कंप्लीट करना होगा इस प्रोजेक्ट को सितंबर 30 2022 तक। अच्छा, इनको सर्टिफाई तो नेस्पाक ने कर दिया एज एन इंजीनियरिंग वाइज कि इसके जो जितने भी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और जो प्लान के तहत जो बने हैं, जितने फ्लोर्स बने हैं, कोई वायलेशन नहीं हुई है, ये सारे नेस्पाक अप्रूव करेगी। बहरहाल लेकिन जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट अकाउंटेंट्स फर्म हैविंग एन ICAP QCR क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो करती हैं ICAP फर्म, उन रेटिंग जिनकी सेटिस्फैक्ट्री है उनको बोर्ड ने नोटिफाई किया है कि वो सर्टिफाई करेंगी इन डेवलपर्स की पोजीशन को कि वो उन्होंने एटलीस्ट 50% ऑफ द प्लॉट्स हैव बीन बुक फॉर सेल। तो ये सितंबर 30 2022 पर जो है ना वो आइडेंटिफाई होगा कि उनके 50% प्लॉट्स सेल हो गए हैं या नहीं हुए। फिर इसी तरह से एटलीस्ट 40% ऑफ द सेल प्रोसीड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज plots have been received will be received by September 30 22। इसी तरह से एटलीस्ट 50% ऑफ द रोड्स। अब डेवलपर्स जो है ना वो रोड्स और ब्रिजेस भी बनाते हैं, उनके लिए भी इसमें प्रोविजन रखा हुआ है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द रोड्स हैव बीन लेड अप टू सब ग्रेड लेवल। तो उन्होंने 50% तक काम कर लिया हो उस वक्त तक, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ईयर्स तक कंप्लीट हो रहे होते हैं ये प्रोजेक्ट्स। तो इसलिए भी इनका टाइम पीरियड इन्होंने 50% तक मैक्सिमम दे दिया है कि ये इसका ग्रेड लेवल तक कंप्लीट हो जाएंगे तो अप्रूव कर सकते हैं इसको और सर्टिफाई कर देगी नेस्पाक। एग्जेम्पशन फ्रॉम विथहोल्डिंग टैक्स। अच्छा, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू विथहोल्ड टैक्स अंडर सेक्शन 153 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये इसका मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि परचेजिंग ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल जो है वो उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं करनी किसी सप्लायर की, किसी कॉन्ट्रैक्टर की, शटरिंग वाले की, किसी की भी, या कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और नंबर ऑफ सर्विसेज होंगी जो मैं आपको आगे बताऊँगा इस प्रेजेंटेशन में। तो एक्सेप्ट स्टील एंड सीमेंट के अलावा जितने भी पेमेंट्स होंगी सप्लायर या कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो इससे एग्जेम्प्ट हैं विथहोल्डिंग टैक्स से। फिर इसी तरह से बीइंग अ कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू विथहोल्ड टैक्स अंडर सेक्शन 150 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑन डिविडेंड पेमेंट टू द पार्टनर फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट। अब ये जो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस ऑर्डिनेंस के थ्रू, तो उसमें जो डिविडेंड पेमेंट की, जब पार्टनर्स को डिविडेंड पेमेंट की जाती है तो विथहोल्ड करते थे प्रॉफिट के ऊपर टैक्स, तो वो भी विथहोल्डिंग इसमें जो है वो एग्जाम्प्ट कर दी गई है, जो इस ऑर्डिनेंस को अवेल करते हुए जो है वो अपनी वर्किंग करेंगे। फिर एग्जेम्पशन फ्रॉम द कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के बारे में डिफाइन कर दूं कि कैपिटल गेन क्या होता है कि सेल प्रोसीड्स लेस कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन। कैपिटल गेन वो होता है कि आपने एक चीज़ परचेज की और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, कंस्ट्रक्शन करने के बाद आपने 1-2 साल के बाद जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो उसको सेल कर दिया, तो आपने जो बीच में जितना भी गेन बनाया है दैट इज़ कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी। तो इस कैपिटल गेन को भी एग्जेम्प्ट किया गया है उन लोगों के लिए from the sale of the constructed residential property by the resident individual subject to the below conditions। ये below conditions क्या हैं? Residential property used for personal accommodation by the resident individual maximum up to 500 square yards हाउस के लिए है और अप टू 4000 स्क्वायर फीट फ्लैट के लिए है। और तीसरी बात ये है कि एग्जेम्पशन प्रीवियसली नॉट अवेल्ड, जिन्होंने बेनामी एक्ट के तहत और वेल ऐसे डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस के तहत जिन्होंने एमनेस्टी लास्ट ईयर अवेल किए हैं या इससे पहले अवेल किए हैं, तो वो इसमें कैपिटल गेन में फॉल नहीं करेंगे। उनके लिए ये दोबारा से इम्यूनिटी नहीं है कि वो दोबारा से अपने इस ऑर्डिनेंस के तहत अपनी एग्जेम्पशन कर सकते हैं कैपिटल गेन की। ठीक है, ये एक पार्ट है।
ये एक चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो कि ऐसे डिक्लेरेशन अभी जो रिसेंटली टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है इसमें ये चार्ट या ये पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है कि बिल्डर्स के ऊपर कितना टैक्स लगेगा पर स्क्वायर फीट और डेवलपर्स पे कितना स्क्वायर फीट टैक्स लगेगा। इसमें इन्होंने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद को एक अलग कैटेगरी में रखा है, फिर इसी तरह से हैदराबाद, सक्कर और मुल्तान, रावलपिंडी इनको अलग रखा है, फिर अर्बन एरिया जो स्पेसिफाइड नहीं है इन दोनों में उनको एक अलग रेट पे रखा है। तो क्योंकि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बिग सिटीज़ हैं तो इनका रेट ऑफ टैक्स भी ज़्यादा है। इसी तरह से इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है टैक्स ऑन बिल्डर्स में, कमर्शियल बिल्डिंग में और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। इसी तरह से टैक्स ऑन बिल्डर्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि इंटायर प्रोजेक्ट अदर देन इंडस्ट्रियल एरिया या डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल एरिया में है। दो अलग अलग जगहों के हिसाब से इन्होंने उसको पर स्क्वायर फीट का रेट ऑफ टैक्स चार्ज होगा और इसको पे कैसे करना होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। एनुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ द बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, वो ये एनुअल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट ऐसे होगी कि ये जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो भी टैक्स कैलकुलेट किया है ये ओवरऑल प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड स्क्वायर फीट की बेसिस पे कैलकुलेट किया होगा, उसकी टोटल अमाउंट आएगी। उस अमाउंट को डिवाइड करना होगा प्रोजेक्ट लाइफ या एस्टिमेटेड ईयर्स में जितने ये कंप्लीट हो रहा है प्रोजेक्ट लाइफ इसकी, और प्रोजेक्ट लाइफ से जब डिवाइड करेंगे तो ये एक साल का निकलेगा। एक साल की टैक्स लायबिलिटी को फिर हम डिवाइड करेंगे 4 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो कि 147 एडवांस टैक्स होता है। तो क्वार्टरली पेमेंट होगी इसकी, इस एनुअल टैक्स लायबिलिटी को जो है वो क्वार्टरली हमें एफबीआर को पे करना होगा, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। फिर इसी तरह से इसी में ही लिखा है कि फॉर लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड अप्रूव्ड इन एहसास प्रोग्राम बाय द नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, द टैक्स रेट विल बी रिड्यूस बाय 90%। ये सिर्फ एहसास प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंट्रोड्यूस किया है उसके तहत अगर लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स कोई डेवलप करते हैं बाय नेपडा, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत, तो वो उनके लिए टैक्स रेट जो है वो 90% तक रिड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह से नीचे जो है मैंने एक और पॉइंट में हाईलाइट किया, इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑन द सेम प्लॉट बोथ रेट शैल अप्लाई। अब एक कंस्ट्रक्शन एक बंदा डेवलपमेंट भी कर रहा है, वही बंदा जो है ना वही एक बिल्डर डेवलपमेंट भी कर रहा है, वही कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है, तो उसके लिए बोथ रेट्स अप्लाई होंगे और हायर रेट्स अप्लाई होंगे अगर वो लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बाय द नेफ्टा, इसके लिए हायर रेट अप्लाई होंगे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स। दोज ऑप्टिंग, इसको हम कह रहे हैं, आर अलाउड टू इनकॉर्पोरेट प्रॉफिट अप टू द एक्सटेंट ऑफ 10 टाइम्स ऑफ द टैक्स पेड। जो भी टैक्स पेमेंट होगी इस पूरे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पर उसका 10 टाइम्स तक प्रॉफिट वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बिल्डर। फिर इसी तरह से चेंज इन द ओनरशिप पैटर्न ऑफ द बिल्डर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे ऑर्डिनेंस में, क्योंकि पार्टनर्स या शेयर होल्डर इन केस ऑफ द डिसीज़, जब इंतकाल हो जाता है किसी का तो बहुत ही इश्यूज आ जाते हैं ओनरशिप की, किसी ओनरशिप रहेगी, किसी ओनरशिप डिसकंटिन्यू होगी और उसके लिए सब्सिक्वेंट कौन जो है वो उसको डील करेगा, तो उसके लिए भी डिफाइन किया गया है इस ऑर्डिनेंस में। पार्टनर एंड शेयर होल्डर in a builder and developer shall not be allowed to change in the ownership of the incomplete project without prior approval of the FBR। FBR को नोटिफाई कराना ज़रूरी होगा जब भी पार्टनर या शेयर होल्डर इस बिल्डर्स डेवलपर्स की मेन स्कीम में से आउट होंगे। इन केस ऑफ द हार्डशिप द बोर्ड में अलाउ चेंज इन द ओनरशिप, ठीक है। FBR में अलाउ सक्सेशन टू द लीगल हेयर्स इन केस ऑफ द डिजीज पार्टनर एंड एडिशनल पार्टनर्स आफ्टर 31 दिसंबर 31, 2020। यही मैं कह रहा था कि इससे पहले भी कि सक्सेशन जो है वो फाइल करनी पड़ती है जो लीगल हेयर्स होते हैं, जब इन केस ऑफ द डिसीज पार्टनर किसी का इंतकाल होता है तो जो लीगल हेयर्स होते हैं वो सक्सेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कोर्ट हासिल करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो
एज अ पार्टनर के तौर पर डील करेंगे उस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ, अगर वो पार्टनरशिप है उनकी। और ये जो है वो ये बिफोर 31 दिसंबर 31 हो सकते हैं, लेकिन अगर एडिशनल पार्टनर अगर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को ऐड करने हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए टाइम फ्रेम दिया गया है कि वो एडिशनल पार्टनर के लिए दिसंबर 31 2020 ही ऐड होंगे लीगल ईयर्स। Value of the price of the plot, land or building shall be higher of 130% of the market value as determined by the board. So 130% of the market value determined by the board. fair market value time to time जो है वो issue करती है फेडरल गवर्नमेंट property valuation in respect of different areas of the country. तो इस तरह से पाकिस्तान कराची के लिए भी जो है ना प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का पूरे टेबल आया है रिसेंटली 1 फेब 2019 को, जिसमें क्लिफ्टन के एरिया को सबसे हाई रैंक पर रखा गया है। उसके बाद नाजमाबाद और ये नॉर्थ कराची, मलीर, फिर इस तरह से जो सब डाउनग्रेड एरियाज़ हैं, लियारी हो गया या फिर जो है वो माज कोट हो गया, तो बोर्ड डिफरेंट हैं उनके लिए, डी कैटेगरी रखी है, तो उनके लिए डिफरेंट जो रेट ऑफ ट्रांस प्रॉपर्टी वैल्यू के लिए हिसाब से भी डिफरेंट कैडियर बनाए, तो और वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिनिमम थ्रेशोल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू बनती है। लाइक अगर 2000 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो क्लिफ्टन के अंदर एक है फ्लैट, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा बनेगी एज़ कम्पेयर टू द डिफरेंट बोर्ड या सब स्टैंडर्ड एरियाज़ जो हैं। यहाँ पर इसीलिए डिफ़ाइन कर दिया गया है कि आपकी वैल्यू क्या होगी, मार्केट वैल्यू जो भी डिटरमाइन होगी आप जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो 130% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड या एफबीआर अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 68 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो ये अगर किसी को चाहिए इसकी वैल्यू, तो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन वो चार्ट वो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। आफ्टर दैट ऑप्शन ऑफ द पर्सन making an investment, the lower values as determined of the valuers approved by the State of Bank of Pakistan। तो ये ऑप्शन है किसी के पास कि वो मेकिंग इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो लोअर वैल्यूज़ के ऊपर भी जा सकता है बाय वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स के पास जो स्टेट बैंक ने अप्रूव किए हुए उन वैल्यूअर्स सर्टिफिकेशन लेकर भी वो अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस को बता सकता है कि ये 130% से बिलो है। अच्छा, ये सारे जो कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो कि मोर देन 70 अलाइड इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं। इस फैसिलिटेट जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी ऑर्डिनेंस इशू किया है, अमेंडमेंट लॉ ऑर्डिनेंस, जिसको अप्रूव करेंगे फाइनेंस बिल 2020 के थ्रू इन्फोर्स करेंगे। तो ये बहुत सारी उन्होंने बताया था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इससे जो है ना फैसिलिटेट होंगी। तो मैंने उन सारी इंडस्ट्रीज़ को जो मेजॉरिटी जो हैं जो क्लब करके उनको सबको मेंशन किया है अपनी इस स्लाइड में, जिन जिनको बेनिफिट्स हो रहे हैं। ये 48 या 50 अराउंड मैंने जो है वो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज और सप्लायर्स, अकाउंटेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स की एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड की है इसमें, जिससे ये पता लग रहा है कि ये तो मिनिमम है ही है, इससे ज़्यादा भी जो है ना वो बेनिफिट मिल रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिवाइव करते हैं, क्योंकि ये आज तक नेगलेक्ट किया गया है, ये वाला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया गया आज तक। तो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको इंडस्ट्री का जो है ना वो डेजिग्नेशन दिया गया है और उसको फैसिलिटेट करने के लिए मिनिमम टैक्स पे लेकर आए हैं जो फिक्स टैक्स के ऊपर। तो ये मैंने एक मॉडल बनाया है, बिजनेस मॉडल, जो कि एक ले मैन इंसान समझना चाहता है कि ना कैसे मैं जो है ना अपने पैसे को जो है वो इस बिल्डर्स के पास, बिल्डर्स में एज अ बिल्डर एंड डेवलपर इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मुझे किस तरह से मैं जो है ना वो उसको प्रॉफिट टेकिंग बिजनेस बना सकता हूँ। तो ये स्टार्टअप्स के लिए हैं ज़्यादातर, जो स्टार्टअप समझना चाहते हैं कि कैसे जो है ना वो
मैं ग्राउंड ब्रेकिंग करूं और किस तरह से मैं अपनी मार्केटिंग करूं, तो जो है वो प्रॉफिट 3 साल 4 साल के अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट से अर्न कर सकता हूं। तो अगर पर्सन एक बंदे के पास या बिल्डर एंड डेवलपर्स के पास बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है टू इन्वेस्ट, यानी लाइक 2 करोड़ कैश है, 20 मिलियन कैश इन हैंड है, तो उसके पास, उसकी मैंने एक थोड़ी समरी एक बनाई है प्रैक्टिकल सिनेरियो पे रखते हुए कि उसको एक परचेज़र ढूंढना होगा। अब वो परचेज प्राइस ऑफ द लैंड जो 600 यार्ड की वो मेन रोड की कोई लोकेशन के ऊपर अगर वो लेता है कोई प्लॉट, तो उसके पास 600 गज का प्लॉट अगर इस कंडीशन पे उसको मिल जाता है कि 50% की पेमेंट जो है वो 50% की पेमेंट विद इन 6 मंथ कर दे, और बाकी 50% जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और 2 ईयर वो प्रोवाइड कर। अच्छा, ये 100 मिलियन की या 10 करोड़ की जगह है 600 गज की, इसकी मार्केट वैल्यू है 8 करोड़। तो नॉर्मली पीपल अट्रैक्ट, जो सेलर होगा वो अट्रैक्ट करेगा, उसको 2 करोड़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 1 साल के अंदर, तो वो चाहेगा कि मैं इनसे डील कर लूँ जो जिसके हाथ में 2 करोड़ हैं। अब 2 करोड़ को वो किस तरह से हमें लेके चलना है, 2 करोड़ को, 2 करोड़ में से जो है वो 1.5 करोड़ जो है ना वो फ़ौरन उसको इमीडिएट पेमेंट करनी होगी हमने लैंड एक्वायर करने के लिए, ताकि वो हमें पोजेसन दे दे उस प्रॉपर्टी का। पोजेसन देने के बाद हम उससे उसके लिए 30 लाख रुपए खर्च करते हैं, 3 मिलियन लिखे हैं, यूटिलाइज फॉर मेकिंग बुकिंग ऑफिस। 30 लाख वो इन्वेस्ट करता है बुकिंग ऑफिस बनाने में, और बाकी पैसे जो उसके पास 20 लाख बचते हैं 2 करोड़ में से, वो उसमें से रनिंग और मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस करने के लिए रखता है। तो ये 2 करोड़ की डिवीज़न मैंने इस तरह से की है, तो उसको अपने फंड को इनिशियली कैसे यूटिलाइज करेगा। तो जैसे जैसे वो महीने गुजरेंगे वैसे वैसे कलेक्शन लोगों की आने शुरू होती हैं, क्योंकि आप बुकिंग ऑफिस बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लोग, पब्लिक अट्रैक्ट होती है, आती है उस जगह से गुजरने वाले वॉकिंग कस्टमर्स भी आते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स भी आते हैं। तो नॉर्मली लोग अपना टोकन मनी के बेसिस के ऊपर डिपॉजिट करना शुरू करते हैं प्रोजेक्ट में। इस तरह से जो है जब बिल्कुल फर्स्ट मंथ में होगा, जब बुकिंग ऑफिस की मार्केटिंग हो रही होगी तो कलेक्शन होना शुरू होंगी। तो मैंने फर्स्ट मंथ में ही कलेक्शन शो किए कि 1 मिलियन की लेट सपोज कलेक्शन रिसीव हुई, तो 1 मिलियन की कलेक्शन में से 5 लाख आपने खुद अपने पास 5 लाख अपने एक्सपेंसेस के लिए रखे, बाकी 5 लाख अपने कॉस्ट ऑफ लैंड में उसको पे कर दिया। फिर सेकंड मंथ में लेटर ऑन 5 लाख आपने अपने पास रखे और 10 लाख उसको पे कर दिए, 15 लाख रिसीव हुए थे। फिर उसके बाद आपने थर्ड मंथ लेट सपोज 25 लाख आपके पास रिसीव हुए थे, क्योंकि जैसे जैसे आप मार्केटिंग कर रहे होंगे, लोग अट्रैक्ट हो रहे होंगे, और एक इसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं बाकायदा, जो है ना वो साउंड लगाकर उस पूरे एरिया पे अट्रैक्ट किया जाता है बिल बोर्ड्स के थ्रू। ये प्रोसीड्स जब ज़्यादा कलेक्ट होने शुरू होती हैं, जैसे जैसे महीने गुजरते हैं, तो प्रोजेक्ट बुकिंग ऑफिस जब बना हुआ होता है, रात में लाइटिंग चल रही होती है, तो लोग, पब्लिक अट्रैक्ट होती है। 25 लाख रुपए लेट सपोज थर्ड मंथ में रिसीव होते हैं, तो उसने 15 लाख उधर पे कर दिए और 10 लाख अपने एक्सपेंसेस के लिए रख लिए। फोर्थ मंथ में और फिफ्थ मंथ में ये फ़र्क है कि फोर्थ मंथ में आप देख रहे होंगे 8 मिलियन की कलेक्शन आ रही हैं। अच्छा, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट चाहिए। अर्ली बर्ड डिस्काउंट के लिए वो यकमुश्त पेमेंट करते हैं, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट या 5 लाख या 10 लाख का ले लेते हैं वो यूनिट प्राइस के ऊपर, क्योंकि कैश पेमेंट करते हैं वो। तो मैंने इसमें सिंप्लिसिटी के लिए अभी लिखा है कि वो 7 मिलियन का जो है ना वो, यानी कि 70 लाख का एक फ्लैट है, उसने एक्वायर कर लिया है कैश के फॉर्म में, और बाकी 10 लाख आपने नॉर्मल रिसीव किए जो यूनिट्स की बेसिस के ऊपर आप रिसीव कर रहे हैं। तो इस तरह से 80 लाख रुपए आपको इस मंथ फोर्थ मंथ रिसीव हो गए। 5वें महीने अब आप क्या करेंगे, ये 5वें महीने आपने लेट सपोज 1 मिलियन की फाइनेंसिंग करते हैं 10 मिलियन की, यानी कि 1 करोड़ की आप फाइनेंसिंग, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट पब्लिक की अटेंशन सीख रहा होता है, पब्लिक लोग अट्रैक्ट हो रहे होते हैं उसको लेने के लिए, तो आपको फाइनेंसिंग बैंक से भी मिल जाती है प्रॉपर्टी की बेसिस पे। इसी तरह से ये
1 मिलियन 10 मिलियन की फाइनेंसिंग ले रहे हैं बैंक से, ये जो इन्वेस्टर्स हैं। फिर उसके बाद और इसमें प्रोसीड्स भी आ रही हैं, तो ये टोटल एक 20 लाख जो है वो साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। दानिश साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपकी आवाज थोड़ी। वालेकुम सर, आवाज नहीं आ रही। जी वो मेरे ख्याल में चेंज कुछ कर। सर हम मीटिंग कंटिन्यू करेंगे अभी या इसको खत्म कर रहे हैं? हेलो। आर यू लिसनिंग मी? दानिश साहब, जी आ रही है। जी जी सुन रही है, हाँ। अब आवाज आ रही है मेरी? आपकी तो हेलो। आवाज आ रही है। हेलो दानिश साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोले। अच्छा, जी अब आ रही है आवाज आपकी। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज। हेलो। आवाज आपकी। ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्लाइड में ये मैं अपलोड कैसे बनते हैं 3-4 साल के अंदर? ठीक है।
तो 2 करोड़ से 4 करोड़ कैसे बनते हैं, वो इसके बनाने के लिए मैंने थोड़ा कुछ एनालिसिस किया। ये वो एनालिसिस में जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं अपनी इनकम को। तो ये मैंने 5 करोड़ की पेमेंट कर दी 6 महीने के अंदर इस बिल्डर एंड डेवलपर्स के अंदर। बिल्डर डेवलपर ने 5 करोड़ की पेमेंट कर दी कॉस्ट ऑफ लैंड की फॉर्म में। अब नेक्स्ट उसकी क्या स्ट्रेटजी होगी? नेक्स्ट उसकी स्ट्रेटजी, बिल्डर एंड डेवलपर की स्ट्रेटजी ये होगी कि वो बाकी पेमेंट जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड की कवर करके प्लेन्स की बेसिस के ऊपर और बेसमेंट की बेसिस पे बेसमेंट की बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन करें अपने पार्टिसिपेंट से या कस्टमर से। तो अच्छा, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको ये शो किया था कि कलेक्शन आएंगी कैसी। अगर एक फ्लैट टोटल 600 गज के ऊपर वो 10 फ्लोर बनाता है। 10 फ्लोर बनाने में हर फ्लोर के ऊपर 4 जो है ना वो फ्लैट बनते हैं। तो फिजिबिलिटी ये बनती है कि टोटल 40 फ्लैट हैं और 10 फ्लोर हैं और अर्ज करता है, तो टोटल 280 मिलियन, यानी कि 280 मिलियन जो है ना उसको रिसीव होंगे ओवरऑल प्रोजेक्ट में। इसी तरह से 4 शॉप जो नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हैं उनके लिए भी उसने अगर लेट सपोज 2 करोड़ का टारगेट रखा है कि 2 करोड़ मुझे हर शॉप से रिसीव होंगे, तो टोटल 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ उससे उसको रिसीव हो जाएंगे। ठीक है ना, 28 करोड़ वो और 8 करोड़ ये, टोटल 36 करोड़ की फिजिबिलिटी उसकी कलेक्शन है। इसमें रहते हुए अगर हम बनाएं कि बनेगी वायबिलिटी कैसे बनेगी, तो वो जो कॉस्ट ऑफ लैंड उसने 100 मिलियन की पे कर दी है। बज़ाहिर है 5 करोड़ उसने पे कर चुका है, 5 करोड़ फर्दर पे करेगा। तो फर्दर जो पे करेगा बाकी बचने वाली जो अमाउंट है उसको यूटिलाइज करेगा एक्सपेंसेस में। जो अगर हम रफली एक आइडिया लगाएं तो कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस मैंने शो किए 30 लाख के। 30 लाख के एक फ्लैट के ऊपर कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं आते, बहुत हुआ तो 40 लाख हो जाएंगे, क्योंकि आप टाइम बाउंड अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बहुत लेके चलना है। 4 साल में 3 साल में अपने प्रोजेक्ट को वाइंड अप करना है, तो डेफिनेटली आपको उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करके प्रॉफिट को अर्न करना है। कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस के ऊपर 3 मिलियन के हिसाब से पर फ्लैट चार्ज हुए और 40 फ्लैट है तो 120 मिलियन की जो है वो उसने एक्सपेंसेस पे इनकर किए है टोटल फ्लैट्स के ऊपर। इसी तरह से इंटरेस्ट एक्सपेंस को मैंने लिखा है कि 1 करोड़ का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था, 1 करोड़ का जो हमने लोन लिया था उस पर 50 लाख का जो है ना वो इंटरेस्ट का 50% मार्कअप था। वो 50% का मार्कअप वो ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स वो पे करता है फ्रॉम द कलेक्शन जो उसको रिसीव होंगी। इसी तरह से उन्हीं एक्सपेंसेस में वो मैंने वो एडअप भी कर दिए जो शुरू में इनिशियल स्टार्टिंग 6 मंथ के अंदर उसने 1 करोड़ एक्सपेंसेस किए जो प्रीवियस स्लाइड में मेंशन है। ये टोटल जब एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अगर मैं लगा लूँ और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा लूँ, तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हटाकर आखिर में विदड्रॉ ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि 2 करोड़ वो अपने निकाल लेता है, तो बाकी बचने वाले 4 करोड़ उसको 3 साल के अंदर इजीली वो उसको निकाल सकता है। कि कुछ बिजनेस मॉडल है स्टार्टअप्स के लिए, अगर वो समझना चाहें इन डिटेल तो उसके लिए भी हम बाद में फैसिलिटेट कर देंगे, बता देंगे। फैसल मुबीन मैं, और इंशाल्लाह जो है वो पर्सनली भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पेज के ऊपर भी, तो फिर हम आपको उसका बाकी जो है वो समझना होगा तो उसके लिए हिसाब से ही बता सकते हैं कि कैसे प्रॉफिट बनता है और कैसे जो है ना वो रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करते हैं प्रॉफिट में। ठीक है। अच्छा, इनसाइड द जो बिज़नेस है उसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स सेट किए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। डेवलपमेंट गैस चार्जेस, और ये चार्जेस जो होते हैं डेवलपमेंट गैस और पीएमटी के इलेक्ट्रिक वाटर कनेक्शन के डिफरेंट चार्जेस होते हैं जो कि बिल्डर्स अपनी लिस्ट प्राइस में ऐड नहीं करते, क्योंकि ये ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स के बाद पता लगते हैं कि क्या एक्सपेंसेस हैं। तो डेफिनेटली ये वाले सारे प्राइसेस एडिशनल पॉपअप करते हैं, एडिशनल प्रॉफिट होता है एक बिल्डर का। कुछ एक्सपेंसेस आते हैं उनके ऊपर और कुछ इनकम वो उसमें जनरेट कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर उनको डेवलपमेंट या गैस और पीएमटी की चार्जेस की फॉर्म में उनको 10 करोड़ का जो है ना वो टोटल उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का वहाँ पर बीच में बेनिफिट ले जाते हैं। इसी तरह से
जो कैश फ्लो है वो ज़रूरी है। ये सजेशन है मेरी कि कैश फ्लो जो है जो प्रोजेक्ट कि वो उसी प्रोजेक्ट में यूज़ हो, बजाय ये कि किसी और प्रोजेक्ट में या लेके चले जाते तो टाइम डिले होता है प्रोजेक्ट के लिए। फिर इसी तरह से न्यू फ्लैट बुकिंग के लिए इंक्रीज, अब जब जो नए जो कैंसिलेशन हो जाती है कुछ फ्लैट्स की ड्यू टू द लैप्स ऑफ द पेमेंट, तो वो जब लैप्स होती है उनको वापस कर देते हैं पैसे 10% माइनस करने के बाद डिडक्शन कर देते हैं 10% की। तो बाकी जो बचने वाली अमाउंट है, अब जो दोबारा से जो वैकेंट हुआ है फ्लैट वो दोबारा से री अवेलेबल हो जाता है ऑन करंट मार्केट प्राइस, तो वो भी बेनिफिट जो है वो बिल्डर को जाता है एज ए एडिशनल प्रॉफिट की फॉर्म में। ये वो वाली सारी पॉइंट्स हैं जो कि एक बिल्डर की फेवर में जाते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाता है जो कि लिस्ट प्राइस से हट कर है। अच्छा, जब ज़्यादा कलेक्शन आ जाती हैं तो फिर डिफरेंट उसके एवेन्यूज़ होते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास रखी हुई है तो आप न्यू ऑफिस बुकिंग ऑफिस परचेज करने के लिए भी उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट मेकिंग न्यू बुकिंग ऑफिस मार्केटिंग ऑफ द न्यू एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट टुगेदर, दोनों को साथ साथ चलाते हैं। तो जो नए प्रोजेक्ट से नए बुकिंग ऑफिस से जो पैसे आते हैं वो आपकी करंट या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन या प्लेन्स में या जो है फ्लोर की कॉस्ट में वो ऐड अप हो जाते हैं। तो इससे भी फ़ायदा होता है फॉर बिल्डर्स को कि वो एक साथ डिफरेंट चाइल्ड प्रोजेक्ट जो है ना वो ऐड ऑन करना शुरू कर देता है एक प्रोजेक्ट में रहते हुए। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम अगर पॉइंट पे चलें तो यू इसी तरह से जब वो स्लैब कंस्ट्रक्शन करते करते पहले फ्लोर पे जब जाता है तो नीचे जो वैकेंट ऑफ टीम उनको वो रेंट आउट कर देता है और उनसे भी रेंटल इनकम जनरेट करता है। ये भी एक उसका एवेन्यू है प्रॉफिट का। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इनमें जो अनफेयर मीन्स में जारी होती हैं। अब यहाँ पर ये है कि कोई कस्टमर होते हैं वो किसी की जॉब ख़त्म हो गई या कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, उन्होंने पेमेंट पे लैप्स किया, तो उस लैप्स इंस्टॉलमेंट लैप्स करने की वजह से 2-3 शो कॉज नोटिस इशू किए जाते हैं। उसके बाद एक लॉयर के थ्रू फाइनल वार्निंग इशू की जाती है और फाइनल वार्निंग की फॉर्म में जब वो फाइनल वार्निंग की भी रिस्पॉन्स में वो पैसे जमा नहीं कर रहा था तो उसका यूनिट कैंसिल कर दिया जाता है। जब यूनिट कैंसिल कर देते हैं तो नॉर्मल प्रैक्टिस अमंग द इंडस्ट्री ये है कि 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस जो उसने बुकिंग की प्राइस होती है उस पर डिडक्शन अप्लाई होती हैं। अगर उसने 1 करोड़ का लेट सपोज उसने फ्लैट बुक कराया है और उसने अभी तक सिर्फ 20 लाख रुपए दिए हैं, तो 1 करोड़ का 10% बनता है 10 लाख, और उसने 20 लाख की कलेक्शन पे करी, 20 लाख की कलेक्शन या पेमेंट की हैं, तो उस बेसिस पे 10 लाख को माइनस करने के बाद 10 लाख सिर्फ रिटर्न करने होते हैं बिल्डर को। 10 लाख का वो प्रॉफिट बना लेता है उसको अपने पार्ट पर। ये अमंग द इंडस्ट्री जो है वो एक कॉमन प्रैक्टिस है जो कि ये भी बिल्डर के फेवर में जाती हैं। ठीक है, और ये भी जो पेमेंट करते हैं 10 लाख की, वो जो रिमेनिंग पेमेंट करते हैं जो कैंसिलेशन फ्लैट्स की होती है वो पोस्ट डेटेड चेक्स की फॉर्म में होती हैं, यकमुश्त वन शॉट पेमेंट नहीं होती। तो उसमें भी क्या होता है, टाइम लैग उसको मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। ईज़िली वो दो साल में 2 साल में 2.5 साल में उसको पेमेंट कर देते हैं जो कैंसिलेशन फ्लैट्स होती हैं उनकी। इसी तरह से डिले ऑफ द प्रोजेक्ट एंड टाइम एक्सटेंशन फॉर द कंस्ट्रक्शन लीड्स टू न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। जितना डिले होगा प्रोजेक्ट उतना ज़्यादा एवेन्यू चांसेस बढ़ते हैं कि वो जो बिल्डर्स होते हैं नॉर्मली उन कैश को यूटिलाइज करते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट में, फर्दर यूज़ ऑफ द बुकिंग ऑफिस की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग मॉडल है जो कि फॉलो होता है। अब मैंने इस वक्त यहाँ शो किया है कैश अकाउंटिंग मॉडल, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वैसे तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी होती है, जिसमें अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये होता है कि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की बेस पे जो ये वैल्यूएटर बताता है कि इतनी परसेंटेज पे कंप्लीट हो रही है प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की बेसिस पे प्रॉफिट भी अकाउंट फॉर किया जाता है, उस प्रोजेक्ट की बेसिस पे कॉस्ट भी अकाउंट फॉर की जाती है। और कॉस्ट, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट और अकाउंटेड कॉस्ट दोनों डिफर करती हैं, तो अनफेवरेबल और फेवरेबल वेरिएंस साथ साथ चलता रहता है इसका। ये कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग का पूरे एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है
तो वो भी फॉलो होता है। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को जिस तरह से यहाँ पर लेके चल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अपनी स्लाइड के अंदर। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके कलेक्शंस और पेमेंट्स का एक पूरा एक मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो की है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं शो करता हूँ कि कैसे अकाउंटिंग को लेके चला जाता है एक कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के अंदर, जिसमें इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको साइमल्टेनियसली उसके इनफ्लोज को उसके आउटफ्लोज को कैसे जो है ना वो मंथली बेसिस पर रिपोर्ट किया जाता है। तो ये कुछ मैंने इनफ्लोज और आउटफ्लोज एक चार्ट की फॉर्म में डिफाइन किए हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि 2.8 मिलियन की कलेक्शन हुई है ओवरऑल एक महीने में, अप्रैल के महीने में। फिर 7.5 लाख प्रोजेक्ट ए से आए हैं, 6 लाख प्रोजेक्ट बी से आए हैं, 2.5 लाख प्रोजेक्ट सी से आए हैं। ये एक रफली फिगर्स हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे जो है वो मैच की जाती हैं इनफ्लोज और आउटफ्लोज को विद बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ चंद डिफाइन किए हैं। आर्किटेक्ट फीस, बैंक चार्जेस, ब्लॉक्स, सीमेंट कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। ये बहुत लिमिटेड से मैंने पेमेंट शो किए हैं इसमें। इसके अलावा बहुत सारी एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए प्रोजेक्ट ए से लेके एफ तक शो किए हैं। और उसके जो नीचे सरप्लस या डेफिसिट आ रहा है वो मंथली बेसिस के ऊपर ये हमें शो कर रहा है कि हमारी आज तक की एक महीने की कलेक्शन कितनी है और एक महीने की पेमेंट में हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है, पॉजिटिव फिगर्स। अब ये रियलाइज पेमेंट है, रियलाइज कलेक्शन है, रियलाइज पेमेंट है। अब इसमें ऐसा होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं वो नॉर्मली पोस्ट डेटेड चेक भी देके चले जाते हैं। पोस्ट डेटेड चेक 1 साल के 2 साल के वो बाहर से पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, पाकिस्तान में जो है ना आके वो अपना एक साथ 10-20 चेक प्रोवाइड कर देते हैं मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर, और उसको जो है वो बिल्डर अपने अकाउंट में टाइम टू टाइम उसको डिपॉजिट कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो मैंने पेमेंट ली हैं, जो वो कलेक्शन दी हैं जो कि रियलाइज बेसिस पर हैं। उन रियलाइज बेसिस के ऊपर यानी कि जो बैंक में रियलाइज हो गई, जो बैंक में मैच्योर हो गई, और पेमेंट भी इसी तरह से रियलाइज बेसिस पर हैं। उसकी बेसिस पे मैंने सरप्लस या डेफिसिट निकाला है, जो कि इससे ऊपर वाली स्लाइड में मैंने इसी पहले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो की थी कि कितनी कलेक्शन का पैटर्न चल रहा है प्रोजेक्ट वाइज और कितने पेमेंट के पैटर्न चल रहा है प्रोजेक्ट वाइज। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने की जो पूरा पैटर्न है कलेक्शन और पेमेंट का, रियलाइज पेमेंट। हेलो, ये आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो ये कलेक्शन और पेमेंट का जो पैटर्न है इसको मैंने अब बैंक वाइज कैसे मेंशन किया है इसमें, वो थोड़ा सा टिपिकल है, समझने वाली चीज़ है कि प्रोजेक्ट वाइज कैसे टोटल आ रहा होता है और बैंक वाइज कैसे टोटल आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने टोटल इनफ्लोज देख रहे होंगे 3.8 मिलियन के आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और टोटल आउटफ्लोज नज़र आ रहे हैं 3.1 मिलियन के, और 7 लाख का प्रॉफिट नज़र आ रहा है ओवरऑल। अगर सारे प्रोजेक्ट को सम अप कर दें हम प्रॉफिट को, यानी कि रियलाइज कलेक्शन में से रियलाइज पेमेंट माइनस कर दें तो 7 लाख का प्रॉफिट आता है। इसी चीज़ को अगर हम बैंक वाइज देखें तो बैंक वाइज में ये है कि कौन कौन से बैंक से आउटफ्लोज हुए हैं, कौन कौन से बैंक से कैश इनफ्लोज हुए हैं। तो वो उसमें मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि बैंक 1 है, बैंक 2 है, बैंक 3 है, बैंक 4, ये 4-5 तरह के बैंक हमारे डिफरेंट बैंक अकाउंट हैं जहाँ पर हमारी कलेक्शंस रिसीव होती हैं और पेमेंट्स भी यहीं से निकलती हैं। तो एक तो ये कॉलम में मैंने मेंशन किया, दूसरा मैंने ये शो किया है कैश रिसीट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में फॉलो होती है। कैश की कलेक्शन मिलियंस में जो है ना वो ओवरनाइट रिसीव होती हैं और मिलियंस में ही आउटफ्लो हो जाती हैं विदाउट इंजेक्टिंग या विदाउट डिपॉजिटिंग इनटू बैंक, क्योंकि ऑडिट नहीं होता इन सारे प्रोजेक्ट्स का एज सच। तो बिल्डर्स के लिए ये बहुत फ्रूटफुल होता है कि वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करें और इस तरह से वो टैक्स को भी मिनिमाइज कर लेते हैं, अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन को कम शो करते हैं। तो कैश रिसीव या पेमेंट बेसिस के ऊपर भी आप जो है वो इसको डायरेक्ट जो पैसे बाहर में हो गए तो उसके लिए अपने अकाउंटिंग
फॉर्म अकाउंटिंग के लिए एक नया जो है ना वो लेजर या नया जो है ना वो एक बैंक क्रिएट करना होता है, कैश रिसीट पेमेंट बैंक। उसमें आप उसको लेके चलते हैं और मंथली मंथ एंड के ऊपर जैसे क्लोजिंग बनाते हैं तो उसमें वही सारी चीज़ें जो कि प्रोजेक्ट वाइज आ रही होती हैं, मेंशन हो रही होती हैं, वही सारी सेम चीज़ें जो प्रोजेक्ट वाइज आ रही होती हैं, सेम वही सारे पैटर्न पर जो जो बैंक से रिस्पेक्टिव बैंक से पेमेंट हो रही होती हैं उसको शो ऑफ कर रहे होते हैं। ये पूरी क्लोजिंग एक एनालिसिस है, लेकिन जिस तरह से एक लिस्टेड कंपनी में, एक कॉर्पोरेट कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग के अंदर अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कोई फॉलो कर रहा है तो वो इस बेसिस पर अपनी रिपोर्टिंग करेगा। ये एक वन ऑफ मेथड है। देयर कैन बी सेवरल मेथड्स जो कि कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग में फॉलो हो सकते हैं, जो आईएएस के तहत भी हों, और आईएएस के तहत जो होते हैं वो अक्रूवल बेसिस ऑफ होते हैं। ये मैं इस पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको शो ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से ये इसमें बैंक में मैच कैसे करती हैं ये सारी फिगर्स। 3.8 मिलियन में से 3.1 मिलियन की जो आउटफ्लोज हुए तो 7 लाख बचे। 7 लाख बचने में ये मैंने इसके बाद लिखे हैं ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। जब आप ओपनिंग बैलेंस में इन सरप्लस या डेफिसिट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली क्लोजिंग बैलेंस पे जब आते हैं तो वो बैंक का वही बैलेंस होता है जो कि बैंक में एक्चुअली सितंबर 30 अप्रैल 30 2020 को मेंशन हो रहा होगा। तो ये कुछ अकाउंटिंग मॉडल है। अगर किसी को इसके बारे में फर्दर ब्रीफिंग चाहिए हो तो उसको पर्सनली भी बता सकते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि ना ट्रांसफ़र बिटवीन द बैंक, इंटर बैंक्स भी होते हैं। ज़ाहिर है कलेक्शन जो है वो कैश क्रॉस की फॉर्म में भी आ रही होती है, तो वो डिफरेंट बैंक्स में भी डिपॉजिट हो रही होती है। खाली एक ही बैंक में जाके डिपॉजिट नहीं हो रहे होते, सब डिफरेंट रिस्पेक्टिव बैंक्स में जाके डिपॉजिट हो रहे होते हैं। तो उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जहाँ एक्सेस फंड रखे होते हैं उसको एक जगह पे पुल अप करके फिर वहाँ से एक्सपेंसेस इशू होते हैं। अच्छा, ये कुछ एक रिपोर्ट है कंस्ट्रक्शन की, जो लोग जो बिल्डर्स पोस्ट डेटेड सप्लायर को जो पेमेंट्स करते हैं, तो सप्लायर को जो पोस्ट डेटेड पेमेंट्स करते हैं उसके लिए एक पूरी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कैसे आज तक की कितने पेमेंट पास हो चुके हैं, आज के बाद जो है ना वो जो दिए हुए थे, यानी कि सितंबर, ये सब जो अप्रैल डेट थी 2020 की, अप्रैल 30 2020 इज़ द क्लोजिंग डेट ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अप्रैल 30 पर रहते हुए हमें ये बनाना होता है, अपनी रिपोर्ट बनानी होती है कि सप्लायर का या कॉन्ट्रैक्टर के कितने पोस्ट डेटेड चेक्स हमारे हाथ में हैं या हमने जो इशू कर दिए हैं, और कितने चेक्स जो हैं जो मेच्योर नहीं हुए, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए या क्लियर नहीं हुए। फिर इसी तरह से कितने जो हैं वो हमारे नेक्स्ट मंथ में फॉल करेंगे। ये सारे फंड मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं ये सारी एनालिसिस, कि आज तक के लेट सपोज ऑलरेडी मैच्योर बट नॉट येट क्लियर्ड 1.2 मिलियन के पेमेंट्स थी, और करंट मंथ में हमने 1.5 मिलियन के जो कि पोस्ट डेटेड चेक जो है वो इस महीने फॉल करेंगे नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि हम अप्रैल 30 पर खड़े हुए हैं। तो आज तक 1.2 मिलियन जो है 12 लाख के चेक नहीं पास हो सके हमारे। इसी तरह से नेक्स्ट मंथ में हमारे 1.5 मिलियन के जो चेक्स हैं वो आएंगे, तो हमें उस हिसाब से कलेक्शन करनी होगी। और लेटर ऑन मई के बाद जो है हमें 8 लाख तक की 8 लाख तक की पेमेंट करनी होगी। तो हमारे टोटल जो वैल्यू बनती है आज तक की पोस्ट क्रेडिट चेक की वो 35 लाख की है, यानी कि 3.5 मिलियन। ये 3.5 मिलियन को मैंने डेट वाइज भी मेंशन किया है, और इसी तरह से उसको सप्लायर नेम वाइज भी। तो सप्लायर नेम वाइज भी इसकी एक रिपोर्ट बनती है कि किस सप्लायर के कितने पेंडिंग चेक अभी आ रहे हैं, कितने चेक जो है ना पोस्ट डेटेड हैं, कितने ऑनवर्ड जून के बाद जो है वो उसको क्लियर करने होंगे हमें, और कौन कौन से बैंक से इशू हैं वो भी एक रिपोर्ट आ रही होती है। तो ये भी एक कुछ अकाउंटिंग की एक रिपोर्ट है। नेक्स्ट रिपोर्ट में ये कलेक्शन से रिलेटेड है, जो पोस्ट डेटेड चेक्स कलेक्ट फॉर्म में या कस्टमर से लेके रखता है एक बिल्डर, और उसको टाइम टू टाइम डिपॉजिट करता है अपने अकाउंट के अंदर, उसकी भी एक ये रिपोर्ट है जो कि सेम पैटर्न पे बनी हुई है प्रीवियस सप्लायर की थी।
अच्छा, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से डायरेक्टली लिंक बनता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का यहाँ पर सिंध में, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी टू टाउन प्लानिंग के लिए और मास्टर प्लान को अप्रूव करने के लिए इन प्रोविंस ऑफ सिंध। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रेगुलेट करती है टाउन प्लानिंग को और मास्टर प्लान सारे अप्रूव करती है। इसी तरह से स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो होते हैं बिल्डर और डेवलपर के, वो भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अप्रूव करती है। इसी तरह से इशुएंस ऑफ द एनओसी इशू करती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पब्लिक सेल प्रोजेक्ट्स टू द बिल्डर। यानी कि एनओसी इशू करती है सेल करने के लिए कि वो बिल्डर जो है वो नाउ ऑनवर्ड अपनी मार्केटिंग कर सकता है अपने प्रोजेक्ट की, अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, साथ साथ उसकी यूनिट प्राइस जो फिक्स होती है उसको भी वो इंडोर्स करते हैं एसबीसीए, और उसके जो प्रॉपर ब्रोशर्स होते हैं वो रजिस्टर होते हैं वहाँ पर उसके डिफरेंट प्राइजेस के साथ। फिर इसी तरह से टाइम फ्रेम दिया जाता है, टाइम फ्रेम मेंशन होता है कि कितने टाइम फ्रेम में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। फिर साथ साथ स्पेसिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एसबीसीए एक स्टार्ट होने से पहले, कमेंसमेंट होने से पहले ये सारी चीज़ों का अकाउंट फॉर करता है, देन एनओसी देता है। फिर इसी तरह से कुछ इश्यूज आते हैं पब्लिक कंप्लेंट्स के फॉर्म में। बिल्डर्स डेवलपर्स जब उनको लेटर इशू कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन स्लो होती है और पेमेंट जो है वो मेच्योर हो चुकी होती है टाइम वाइज, तो पब्लिक जो है वो कंप्लेंट करने के लिए उसके पास ऑप्शन है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास, तो डायरेक्ट ना जाएं, वो एक थर्ड पार्टी यानी कि एसबीसीए के पास भी जा सकते हैं। और दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है जो इसको डील कर रहा है वो आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, वो भी इसको डील कर रहे हैं कंप्लेंट्स को सुनने के लिए, और साथ साथ बिठाते हैं दोनों बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की भी जो चीज़ें होती हैं, जो बात होती हैं, जो पेमेंट्स में डिले हो रहा होता है पार्ट ऑफ, और उनकी कंस्ट्रक्शन में डिले होता है, तो उनको एक तरह से आर्बिट्रेटर के फॉर्म आर्बिट्रेटर के फॉर्म में एसपीसीए या आबाद जो है वो अपने रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अच्छा, टू टेक एक्शन अगेंस्ट द बिल्डर्स एंड डेवलपर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और वायलेशन। अच्छा, जो भी वायलेशन होती हैं, बिल्डर्स एक्स्ट्रा फ्लैट्स बना देते हैं बीच में पार्टीशन करके, या कुछ जो स्पेस जो उन्होंने वैकेंट करी होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ पार्किंग एरिया, उसमें से अगर कोई पार्ट जो है वो अगर सेल ऑफ कर देते हैं और वो पब्लिक को सेल ऑफ कर देते हैं, तो उसकी वायलेशन के फॉर्म में, वायलेशन जब होती है तो एसबीसीए उसमें इंटरफेयर करता है और उसकी वायलेशन को ब्रेक करता है। वो खुद भी, उनकी एक पुलिस टीम है जो कि आके एसबीसीए जो वायलेशन होती हैं उनको ब्रेक आउट करके और बिल्डर्स डेवलपर्स को पहले शो कॉज नोटिस देती हैं, वार्निंग लेटर इशू करती हैं, और फिर वो उसको आके ब्रेक करती हैं ताकि वायलेशन को रोक सकें, अनऑथराइज वायलेशन को, जो कि मैप के अप्रूव मैप के मुताबिक नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से टू आइडेंटिफाई, डिक्लेयर एंड डिमोलिश द डेंजरस बिल्डिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो इसमें जो है वो कुछ हद तक कामयाब हुए भी हैं एसबीसीए, और कुछ हद तक कामयाब नहीं भी हुए, इस वजह से कि जो डेंजरस बिल्डिंग्स होती हैं नॉर्मली वो वैसे ओल्ड एरियाज़ में होती हैं। तो ओल्ड एरियाज़ में जब होती हैं तो वहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं वो शेल्टर बन जाते हैं और वो उसको डिमोलिश होने से रोकते हैं। तो वो बहुत बड़ा हर्डल होता है एसबीसीए के लिए कि ऐसी बिल्डिंग को डिमोलिश करना जो कि किसी वक्त भी जो है वो गिर सकती है किसी दूसरी बिल्डिंग के ऊपर, या डेथ्स के लिए जो है वो किसी वक्त भी परेशान कर सकती हैं। एक तो बात ये होगी, दूसरी ये है कि टू इशू द लाइसेंस टू द प्रोफेशनल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। एसबीसीए इशू करता है लाइसेंस प्रोफेशनल बिल्डर्स को और डेवलपर्स को जो कि अप्रूव करते हैं मैप्स को, और ये लाइसेंस होता है, इनको सर्टिफिकेट मिलता है लाइसेंस एसबीसीए के थ्रू। बोर्ड एसबीसीए है एक इदारा, एक इंस्टीट्यूशन, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध है, एक केडीए है, एक डीसी ऑफिस है। तो इनका क्या क्या लिंक है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मैं आपको अब बताता हूँ कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एसबीसीए में तो सिर्फ मैप अप्रूव होते हैं ना, मैप अप्रूविंग अथॉरिटी है, और वायलेशन को उसको लुक आफ्टर करती है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध जो है वो वहाँ पर जितना भी रिकॉर्ड होता है कराची का सेंट्रलाइज,
या सिंध का जो सेंट्रलाइज रिकॉर्ड है प्रॉपर्टी का, वो सारा वहाँ पर अकाउंट फॉर होता है और रजिस्टर होता है। और एनी ट्रांसफ़र जो होता है, जो कोई भी ट्रांसफ़र होता है, ये सब लीज होती है पब्लिक प्रॉपर्टी लैंड की फॉर्म में या फ्लैट की फॉर्म में, वो प्रोसेस होती है फ्रॉम द सब रजिस्ट्रार ऑफिस या डीसी ऑफिस ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, और फॉरवर्ड कर दिया जाता है वहाँ से। ये सारी जो फाइल्स होती हैं जब रिसीव होती हैं तो सब रजिस्ट्रार से वो फॉरवर्ड की जाती हैं डीसी ऑफिस के थ्रू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फॉर सेंट्रलाइज रिकॉर्डिंग ऑफ द सिस्टम एंड स्कैनिंग। सर डीसी ऑफिस में जब रिसीव होती हैं सारी चीज़ें और रिकॉर्डिंग होती हैं तो सब लीज की, तो वहाँ पर कुछ इश्यूज हैं जो कि मैं आगे फर्दर स्लाइड में अपने मेंशन करूँगा कि क्या क्या सजेशंस हैं उनकी, उनको रिवैम्प करने के लिए, उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, क्योंकि देर आर सेवरल लूप होल्स इन द सिस्टम ऑफ डीसी ऑफिस एंड द पब्लिक एंड द पीपल दोज हु आर डीलिंग विद। केडीए एक कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, इस तरह से मली डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है कराची के अंदर, और डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट फॉर्म करती है उनके तहत जो है वो लैंड डेवलपमेंट होती है। लैंड डेवलपमेंट के लिए कराची डेवलपमेंट अदारा एक इंस्टीट्यूशन एक काफ़ी अर्से से काम कर रहा है जो कि पब्लिक की और लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स जो है वो कराची में इशू करते हैं। तो ये नई नई स्कीम्स लेकर आते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, इनकी डेवलपमेंट होती है, फिर उसके बाद बिल्डर्स वहाँ पर अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इस तरह से लैंड डेवलपमेंट भी होती है, साथ साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी होती है। तो केडीए का जो इदारे की जो इंस्टीट्यूशन की जो बेसिक एम है वो हाउसिंग स्कीम लाने का है। इसी तरह से केडीए का काम जो है वो बेसिक है लीज ऑफ द लैंड डेवलपमेंट, या मुटेशन या ट्रांसफ़र है उसका काम, और परमिशन टू मॉर्गेज करते हैं, या सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी वो इशू करते हैं केडीए। इसी तरह से एनओसी देते हैं फॉर यूटिलिटी कनेक्शन, और जो अलॉटमेंट ऑर्डर्स हैं वो उसको अलॉटमेंट ऑर्डर्स भी इशू करते हैं केडीए। केडीए के अंडर की स्कीम में जितने भी प्लॉट्स आते हैं या लीज होती हैं वो केडीए में रिकॉर्ड होती हैं। पहले केडीए कुछ केडीए के अंडर में है, कुछ एसबीसीए के अंडर में है, कुछ डीसी के थ्रू जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती हैं। तो ये सारा एक पूरा मैकेनिज्म है, तो ये पूरा सारा मैकेनिज्म है जिसके तहत जो है वो रिकॉर्डिंग होती हैं। सजेशन मैंने इसमें एक पूरा काफ़ी डिटेल सजेशंस दिए हैं कि किस किस तरह से हमारे इस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को हम रिवैम्प कर सकते हैं, और एफबीआर और एसआरबी, एफबीआर हो गया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो गया, एफआईए है, और मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी इदारे हैं वो कैसे जो है वो इस पूरे बिल्डर्स एंड डेवलपर की पूरी अकाउंटिंग और मैकेनिज़्म को कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। कि इस सेक्टर में बहुत ओपन कैश आता है, ओपन कैश आने के बाद वो ओपन कैश डिसबर्स भी हो जाता है जिसकी कोई रिकॉर्डिंग बैंक के थ्रू नहीं होती। तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको अकाउंट फॉर करें, उसको लाजिम मैंडेटरी करें कि वो सारा बैंकिंग चैनल के थ्रू राउट हो। जैसे स्टॉक एक्सचेंज या ब्रोकरेज हाउस में कैश फॉर्म में कोई भी डिपॉजिट नहीं कर सकता स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि जिसके भी अकाउंट होता है स्टॉक एक्सचेंज या ब्रोकरेज हाउस में, तो वो डायरेक्टली कैश जाके जमा नहीं करा सकता इन एक्सेस ऑफ 25,000। ये स्टॉक एक्सचेंज ने एक रेगुलेशन लेट सपोज अभी निकाला हुआ है, 25,000 से एक्सेस वो डिपॉजिट नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू काफ़ी पैसा जो है ना वो इन ब्रोकरेज हाउस के तहत रिसीव होता था, और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता था। फिर बाद में उसकी जब विड्रॉल होती थी तो वो चेक की फॉर्म में आउट करके लेके चले जाता था एक इन्वेस्टर। ये तो स्टॉक एक्सचेंज में तो उसके लिए रोका है उन्होंने, इसको रिस्ट्रिक्ट किया है कि ताकि कैश की फॉर्म में कम से कम ट्रांजैक्शन हो। लेकिन बिल्डर्स के पास ज़्यादातर जो है वो कैश कलेक्शन ही होती हैं, और कैश कलेक्शन को वो डायरेक्टली राउट भी कर रहे होते हैं विदाउट इंटरिंग द बैंक। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसको लाजमी उन्होंने अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उसको चेक एंड बैलेंस करें, और उसको ऑडिट के लिए एक पूरा ओवरसाइट बोर्ड बनाएं इसका बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए, ताकि वो उसको ऑडिट प्रॉपर ऑडिट करें, अकाउंट्स का भी ऑडिट करें, उसकी कंस्ट्रक्शन का भी ऑडिट करें, और जितने भी लूप होल्स हैं उसको टाइमली रेक्टिफाई करें,
इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। अच्छा, मैं ये सजेशन पे अगर बात कर लूँ तो सजेशन में पहली सजेशन है रीजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्लो डाउन फ्रॉम टेन्योर अप्रूव इट शुड बी 20% बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन लाइफ। ये 20% से ज़्यादा लाइफ से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है और वो 3 साल के लिए अप्रूव हुई होती है, 4 साल के लिए अप्रूव हुई होती है और 10 साल तक उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। तो SBCA को इसमें बहुत ज़्यादा देखने की जो इंटरफेयर करने की बात है कि वो क्यों कंस्ट्रक्शन स्लो हो रही है और उसकी कलेक्शन का क्या पैटर्न चल रहा है। फिर कलेक्शन के साथ साथ जो है वो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड वो क्यों नहीं उस प्रोजेक्ट पे लग रही। तो ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चनेबल चैलेंज है अथॉरिटीज़ के लिए कि वो उसको इन्फोर्स करवाएं कि जो टाइम जो है वो 20% से ज़्यादा एक्सीड ना करे। इसी तरह से लेटर हेड्स जो हैं वो इनके लाजमी रजिस्टर होने चाहिए फ्रॉम द अथॉरिटीज़। और इसमें ये होता है कि कुछ रजिस्टर जब अथॉरिटीज़ के साथ लेटर हेड्स फॉरवर्ड भी कर देते हैं तो सेम लेटर हेड जो है वो बैंक के पास भी होना चाहिए। लेटर हेड्स की फॉर्म में चेंज ना हो, एक ही लेटर हेड हो बिल्डर एंड डेवलपर का, और वही लेटर हेड जो है वो मल्टीपल यूजेज के अंदर वहाँ पर रजिस्टर हो। डिफरेंट लेटर हेड्स बनाकर फिर वो उसका मिसयूज़ होता है। इस तरह से ये भी अथॉरिटीज़ के लिए चैलेंज है कि उसको मिसयूज़ को रोकें ताकि कल को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फेक लेटर हेड के ऊपर होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा इन द आइज ऑफ द लॉ। थर्ड पार्टी चेक्स को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास। थर्ड पार्टी चेक्स ठीक ठाक कलेक्शन होती हैं इन एक्सेस ऑफ 25,000। यानी कि जो कस्टमर है, कस्टमर अपना चेक नहीं देता बल्कि अपने भाई का या अपने किसी रिलेटिव का वो चेक दे देता है या किसी पार्टी का वो चेक लाकर तो उस बिल्डर के पास दे देता है और अपनी कलेक्शंस को अपने इसमें इंक्लूड कर लेता है। तो ये थर्ड पार्टी कलेक्शंस को भी अवॉइड करना चाहिए कि ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका है कि किसी अपने चेक की बजाय किसी और का चेक प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, दूसरा ये है कि बैंक अकाउंट शुड बी लिमिटेड ट्रांजैक्शन। बैंक अकाउंट शुड बी लिमिटेड, ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बैंक अकाउंट बहुत लिमिटेड होना चाहिए। ज़्यादा होने से क्या होता है कि मिसलीडिंग होती है और अथॉरिटीज़ उसको अकाउंट फॉर नहीं कर सकती क्योंकि ट्रांसफ़र बिटवीन द अकाउंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में जो है वो डिपॉजिट विड्रॉल से ट्रांजैक्शन तो ज़्यादा हो जाती है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रांसफ़र अगर उसको एलिमिनेट करें ज़्यादा ट्रांसफ़र निकलेंगे, बाकी कुछ जो है ना वो ट्रांजैक्शन निकलती हैं। तो बेहतर ये है कि लिमिटेड ट्रांजैक्शन हो, कम ट्रांजैक्शन जो है वो भी लिमिटेड हो और बैंक अकाउंट भी लिमिटेड हो और उसको मॉनिटर कर रहे हो, बिल्डर के अकाउंट को भी टाइमली मॉनिटर किया जा रहा हो कि कितने कितने डिपॉजिट्स हो रहे हैं, डिपॉजिट के साथ पेमेंट हो रही है। इसी तरह से फिर बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो द टाइटल ऑफ द चेक। बैंक स्टेटमेंट में क्योंकि टाइटल ऑफ चेक मेंशन नहीं होता तो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग या जो भी कहीं से भी पैसा आता है, कोई भी चेक आता है कैश क्रॉस का, वो सब जो है ना वो अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे होते हैं और अथॉरिटीज़ उनको इससे अथॉरिटीज़ ये सब चेक नहीं कर रही होती, ना उसका ऑडिट हो रहा होता है प्रॉपर ऑडिट कि ये पैसे कैश क्रॉस की फॉर्म में कैसे जो है ना वो एक थर्ड पार्टी अकाउंट के थ्रू इस अकाउंट में आके हुए डिपॉजिट। ठीक है। सिक्स सजेशन ये है कि बिल्डर change bank accounts and ask public to give official builder names and also unofficial cash blank title checks to deposit in another account। अच्छा, ये भी एक अमंग प्रैक्टिस है बिल्डर्स में कि अनऑफिशियल और ऑफिशियल पेमेंट्स की। ऑफिशियल पेमेंट होगी डेफिनेटली थ्रू द चेक होगी और अनऑफिशियल पेमेंट या तो वो चेक के थ्रू होगी या वो कैश क्रॉस की फॉर्म में एक अलग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने के लिए ली जाती है। तो इसके लिए भी अथॉरिटीज़ को लुक आफ्टर करना चाहिए कि वो जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो डेफिनेटली वो उसी रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट के अंदर ऑफ द बिल्डर के डिपॉजिट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। इसी तरह से सेवरल ऑडिटेबल एरियाज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड अकाउंटिंग रिमेन अनऑडिटेड। कोई ऑडिट नहीं होता इनका। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो ऑडिट होगा, लेकिन सोल प्रोवाइडर जो मेजॉरिटी बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं वो सोल प्रोवाइडर हैं तो उन पर ऑडिट उस तरह से अप्लाई नहीं होता और जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग भी कंस्ट्रक्शन भी सब रिमेन अनऑडिटेड रह जाती हैं और बिल्डर जो है वो अपनी सोल
विल के ऊपर अपना परफॉर्म कर रहा होता है अपने फंक्शंस को। सही, ईयरली ऑडिट इनको मैंडेटरी करना चाहिए। सही है, पार्टनर्स को रजिस्टर्ड एज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये सब रजिस्टर्ड हों और ईयरली ऑडिट इनके लिए मैंडेटरी होना चाहिए। Post-dated checks and open checks to steel and other suppliers contractors should not be allowed to bounce again and again. Post-dated checks जो है वो स्टील या सरिये या सप्लायर या डिफरेंट सप्लायर्स को इशू कर दिए जाते हैं जो कि मार्केट में कैश क्रॉस के फॉर्म में चल रहे होते हैं, और उससे ये होता है कि जिसको कैश क्रॉस का चेक दिया वो उसने उसने नेक्स्ट किसी पार्टी को दे दिया, तो फिर उस बिजनेसमैन ने वही चेक किसी और थर्ड पार्टी को दे दिया। करते करते कि जो है ना वो पोस्ट चेक्स काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पार्टीज़ में राउट हो जाते हैं। तो उसको भी मिनिमाइज़ करने के लिए, पोस्ट डेटेड चेक्स को मिनिमाइज़ करने के लिए अथॉरिटीज़ को चाहिए कि एक पूरा एक मैकेनिज्म लेकर आएँ। चेक कॉपी शुड बी अटैच विद एवरी सिग्निफिकेंट पेमेंट। कोई भी पेमेंट हो उसमें चेक की कॉपी लाजमी अटैच हो ताकि पता लगे कि क्या टाइटल है उसका और किस पार्टी को पेमेंट हुई है। फ्लैट ओनर नेम check should be restricted to all proceed installment up to 90% tally with the bank statement। 90% tally होना चाहिए। ये सारी पेमेंट्स जो है वो कलेक्शन की, जो कि कंस्ट्रक्शन के जो कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स की 90% जो कलेक्शन हैं दैट शुड बी मैच विद द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द बिल्डर। एक और सजेशन है, क्वालिफाइड विजिलेंट इंजीनियर्स आर नीडेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को एक तो होता है कि ना रजिस्टर करना और दूसरा एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूशन करने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं अगर वो विजिलेंट नहीं है तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स रह जाते हैं और कंस्ट्रक्शन के अंदर फ्लॉज आते हैं। फिर इसी तरह से प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम होना चाहिए, एम्प्लॉय का डेटाबेस मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि सोल प्रोवाइडर ज़्यादातर बिल्डर्स एंड डेवलपर होते हैं तो वो इस पर इतना फोकस नहीं करते कि जो उनका स्टाफ है या फिर जो उनके कॉन्ट्रैक्टर में जो लोग आके काम कर रहे हैं उनकी प्रेमिसेस में वो सही हैं या नहीं है, या उनका जो प्रायर बैकग्राउंड सही है या वो कोई क्रिमिनल केस में थे, या वो सारी चीज़ें जो है ना वो एक प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रही। तो इस इंडस्ट्री को जब इंडस्ट्री का दर्जा दिया है तो डेफिनेटली उन सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए है, ताकि थेफ्ट और फ्रॉड को जो है ना वो रिस्क को कम से कम किया जा सके। तीसरा, सेफ गार्डिंग ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर इन केस ऑफ द डेथ। जब किसी का पार्टनर का इंतकाल हो जाता है तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है बिल्डर डेवलपर के पास, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेक उनकी फैमिली के लिए काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज होती है कि वो उस प्रॉफिट मार्जिन के तहत जो उसके दूसरे पार्टनर को मिल रहा है वही शेयर उसको भी मिले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन फैमिलीज़ के लिए भी जो पार्टनर होते हैं, जो डिसीज़ पार्टनर की फैमिलीज़ होती हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को एक पूरा मैकेनिज़्म लेकर आना चाहिए कि कैसे जो है वो डिसीज़ पार्टनर के केस के अंदर जब उसका इंतकाल हो जाए तो फिर दूसरा पार्टनर कैसे उसको पेमेंट का जो है ना वो एक पूरा स्ट्रीम फॉलो करे। इसी तरह से सीमेंट और स्टील का रेशो जो है वो भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज़ होता है जो कि टाइमली चेक होना चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन हो जाती है, कंस्ट्रक्शन के बाद तो फिर सब चीज़ें जो है ना वो क्लस्टर में जो है वो कवर अप हो जाती हैं, लेकिन अंदर से जो फ्लॉज रह जाते हैं वो बाद में ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स पता लगते हैं। फिर इसी तरह डिपॉजिट एंड विड्रॉल मैकेनिज्म शुड बी क्लियर एंड ऑडिटेबल फ्रॉम द अकाउंट्स। फिर फंड रिसीव शुड बी मैक्सिमम बी यूटिलाइज ऑन द रेलेवेंट प्रोजेक्ट ओनली, ये भी एक सजेशन है। If fund received in another project title bank account must be avoided। कोई और बैंक अकाउंट के अंदर रिस्पेक्टिव जो प्रोजेक्ट के जो पैसे हैं, जो कलेक्शन हैं, वो डिपॉजिट ना हो दूसरे प्रोजेक्ट में। ये सप्लायर प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट में जो सप्लायर जो लोग देते हैं, अक्सर सप्लायर जो अपने मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो पेमेंट अब प्रोसेस करने के लिए जब आस्क करते हैं तो बिल्डर्स नॉर्मली उनको पोस्ट रेट चेक दे देते हैं और वो पोस्ट रेट चेक फिर बाउंस टू बाउंस टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो इसकी इनकी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए कि बार बार चेक जो है वो बाउंस ना हो, और अथॉरिटीज़ शुड इन्वॉल्व अथॉरिटीज़ को इसमें कोई एक मैकेनिज्म लेकर करना चाहिए कि मैक्सिमम 3 टाइम्स के बाद वो पेमेंट जो है वो पेमेंट लाजमी जो है ना वो बाय बिल्डर्स को
इन्फोर्स करे कि वो इसको पेमेंट करके तो चैप्टर वाइंड अप करे। इसी तरह से ये जो साइनिंग अदर डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं इसकी फॉर्म में, अगर 70 लाख का या 1 करोड़ का फ्लैट है तो अदर डेवलपमेंट की चार्जेस की फॉर्म में तकरीबन 25% एक्स्ट्रा जो है ना वो कलेक्शन बिल्डर्स जो है एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वो लेते हैं। तो ये कस्टमर्स के लिए, पब्लिक के लिए बहुत बड़ा हर्डल होती है कि अगर उन्होंने 1 करोड़ का फ्लैट बुक कराया है और उनको 1 करोड़ 25 लाख एंड ऑफ द प्रोजेक्ट देना पड़े तो उनकी सारी फिजिबिलिटी या उनकी पूरी प्लानिंग आउट हो जाती है। और अगर वो ना 25 लाख रुपए एडिशनल पे करें डेवलपमेंट चार्जेस के तो उनका यूनिट कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये जो है वो साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ज़रूरी है कि इसको अकाउंट फॉर कर लें और इसको मैंडेटरी जो है वो सारे चार्जेस होने चाहिए। और इवन पीएमटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, ये सारे पहले से ही तय हों। और अथॉरिटीज़ भी जो है ना वो पहले से अपना एक चार्ट ऑफ एक्सपेंसेस डिफाइन कर दें जो कि बिल्डर्स के लिए हो कि वो उस एक्सपेंसेस को या उस चार्जेस को पे करके अपनी जो एनओसी है वो इशू कर सकें। इसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑन द बायोमेट्रिक फॉर ट्रांसफ़र हैव बीन स्टार्टेड। फॉर ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए बायोमेट्रिक तो स्टार्ट हो गया है, बट नेविगेशन थ्रू द गूगल अर्थ मैप हैव नॉट बीन लिंक्ड टू द प्रॉपर्टी एग्जैक्ट लोकेशन। ये भी जो है वो एक सजेशन है कराची की या पूरे पाकिस्तान की, उसको डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसकी जो है वो मैपिंग होनी चाहिए। मैप शुड लिंक टू द प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ CNIC के साथ साथ आपकी जितने भी प्रॉपर्टी नंबर है उस CNIC की बेसिस पे हमारे सारे बैंक अकाउंट, हमारी डिफरेंट प्रोविंस मूवमेंट जो है, ये हमारे जितने भी एसेट्स हैं दैट शुड बी लिंक्ड। बट अनफॉर्चुनेटली वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिंक नहीं है, जिसके लिए ये भी एक अथॉरिटीज़ के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो इसको कहाँ तक स्ट्रीमलाइन करती हैं। फिर इसी तरह से मैप अप्रूविंग अथॉरिटी जो है वो शुड फैसिलिटेट बिल्डर एंड डेवलपर इन डिजाइनिंग द अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। मैप अप्रूविंग अथॉरिटीज़ अक्सर जो है वो मैप को अनअप्रूव कर देती हैं ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, कुछ भी उसमें फ्लॉज होते हैं। तो दे शुड फैसिलिटेट द बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इन डिज़ाइनिंग। अगर बार बार डिज़ाइन डिसअप्रूव होगा तो डेफिनेटली उसकी अदर मींस के ऊपर बिल्डर्स जाते हैं और फिर उसको अप्रूव करवाने के लिए जो है वो ड्राइव भी देनी पड़ती है। वो सब चीज़ें अनफेयर मींस में आती हैं। लेकिन मैप अप्रूविंग अथॉरिटीज़ को फैसिलिटेट करना चाहिए कि बिल्डर्स को कैसे जो है वो एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है एक और विद इन लिमिट। अब इसी तरह से रिसेंटली ग्राउंड+4 की जो है वो लिमिट इशू हुई थी कि कराची के अंदर ग्राउंड+4 से ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो यही लिमिट जो है वो एक्सीड कर दी जाती हैं दोबारा से, प्रायर लिमिट्स के ऊपर लेके पे ले जाते हैं। तो ओवरऑल जो है वो अगर उसने बिजी बनाया गया और ग्राउंड+4 के ऊपर वो ले आए वो कलेक्शन भी हट होंगी और जो है लीड्स टू ब्राइबरी एंड ऑफिशियल पेमेंट टू द एजेंट्स। ये भी एक मार्केट प्रैक्टिस है जिसके तहत जो है वो लेट रजिस्ट्रेशन अगर होती है, डिले होता है तो उसके लिए होती हैं। फिर इसी तरह से एज शुड बी विजिलेंट इनफ टू गिव टाइमली करना ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम डेलिबरेट वायलेशंस ना हो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से। तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए ये भी एक चैलेंज है कि वो टाइमली शो कॉज नोटिस दें और वार्निंग देने के बाद उसकी चीज़ों को, उसकी एक्टिविटीज़ को फ्रीज किया जाए। फिर इसी तरह से 25th पॉइंट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम विल इन्हांस द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, अभी भी ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए आपको DC ऑफिस ही जाना पड़ता है, वहीं सारी चीज़ें जो है बायोमेट्रिक भी और डिफरेंट क्रेडेंशियल्स आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं तो जाके तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एटलीस्ट ऑनलाइन रजिस्टर हो
थ्रू द लॉयर्स, तो ट्रांसफ़र ऑफ टेंडेबल भी हो और क्लियर एंड कट भी हो, उसकी फ़ीस की स्ट्रक्चर भी पहले से ही डिफाइन हो कि इतने जो है वो स्क्वायर यार्ड के ऊपर या इतने स्क्वायर फीट के ऊपर अगर फ्लैट है तो उसका इतना जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो चार्ज होगा। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन कैश ट्रांसफर टू बिल्डर लीड्स टू करप्शन। अच्छा, मैंने अभी इससे पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि कैश इन्वेस्टमेंट होती हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास काफ़ी ज़्यादा, तो उससे मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा होता है वो इधर उधर से जो रिसीव किया हुआ होता है कैश के फॉर्म में, ब्लैक एंड वाइट मनी, वो सारा जो है वो यहाँ करप्शन का वो जब इधर आता है और आके कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर वो चीज़ें जो है वो मिसलीड करती हैं सारी सिचुएशन को। और उनके एफएटीएफ ने एक कंडीशन लगाई थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो नंबर 30 मेरा पॉइंट है, ने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को बाउंड किया था कि वो सारी ऐसी ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेकर आए इकोनॉमी में कि जो टैक्स पेमेंट भी हैं और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ भी हैं वो भी ट्रू एंड फेयर हों, इसमें कोई जो है वो कैश मनी फॉर्म में जो है वो यूज़ ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम कैश को यूटिलाइज हो और मैक्सिमम जो है वो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र और जो लीगल पेमेंट्स होती हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको अकाउंट फॉर करने के लिए एफएटीएफ ने एक कंडीशन लगाई थी और इस वजह से हम लोग ग्रे लिस्ट से अभी तक बाहर नहीं आ सके। ये सारी चीज़ें हैं जो एक हर्डल हैं एक हमारी इकोनॉमी के लिए, करप्शन जो कैश की वजह से होती है। फिर इस तरह से FIA अप्रोच टू द बिल्डर्स एंड डेवलपर बाय आस्किंग द सोर्स डॉक्यूमेंट एंड रिलेशन विद कस्टमर द थर्ड पार्टी चेक क्रेडिट इन द बिल्डर अकाउंट। जब थर्ड पार्टी चेक अकाउंट में क्रेडिट होता है और लेट्स सपोज जो FIA में रिपोर्ट होने वाले बंदे का हो जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके या कोई जिसने कहीं से थेफ्ट करके वो पैसे लेकर आया और हमारे बिल्डर के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, तो वो सारे नोटिस भी जनरेट होते हैं बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और उसको आंसर देना आंसरेबल भी होता है। उसके लिए भी कोई चैनल होना चाहिए कि थर्ड पार्टी चेक्स को डिस्करेज किया जाए फॉर डिपॉजिटेड इन द बिल्डर अकाउंट। इस तरह FBR नोटिस जो है अगर नॉट रिप्लाई ना हो विद इन द टाइम फ्रेम, तो उनका टाइम फ्रेम होता है 15 दिन का, 30 दिन का, तो उसमें शो कॉज नोटिस के बाद जो है वो फ्रीज ऑफ द अकाउंट के लिए एक्टिविटी लाजमी है। अदरवाइज नॉर्मली ये होता है कि बिल्डर्स उन नोटिस को सेट असाइड रखकर अपनी कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखते हैं और FBR कंटिन्यूसली नोटिस इशू कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा होता। तो और FBR नोटिस भी इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू, ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम। अब ये इस दफ़ा ऑर्डिनेंस जो इशू हुआ है वो ऑर्डिनेंस बिल्कुल क्लियर एंड कट है, अपने टैक्सेस के हिसाब से पर स्क्वायर फीट जमा कराना है, पर स्क्वायर फीट के एनुअल बेसिस के ऊपर डिवाइड करना है, जो टोटल अमाउंट आएगी उसको एनुअल डिवाइड करना है, एनुअल को 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके जमा कराना है FBR में। तो ये बहुत स्टेट अकाउंटिंग अब स्टेट टैक्स जमा कराने के लिए फिक्स टैक्स रिजीम लेकर आए हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई नहीं करता, तो कंप्लाई नहीं करता कोई बिल्डर, तो डेफिनेटली FBR शुड फ्रीज द अकाउंट, बैंक अकाउंट, सो दैट टू स्ट्रीमलाइन द सिस्टम। 29 पॉइंट में बिल्डर शुड नॉट बी अलाउड टू ओपन सेवरल बैंक अकाउंट टू अवॉइड टैक्सेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ द कस्टमर एंड सप्लाई ट्रांजेक्शन। ये भी क्लियर एंड कट है इसका। इस तरह से टू कम आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट, FATA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज शुड इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस एंड टैक्स पेमेंट थ्रू प्रॉपर फुल प्रूफ मैकेनिज्म। तो ये मैंने 30 सजेशंस दिए हैं इस ओवरऑल अपनी प्रेजेंटेशन में, जिसको इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारी जो सजेशंस हैं, लेकिन आज तक के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है। और बाकी आप लोग बताएं आपको कोई क्वेश्चन हैं, कोई रेस करनी है इससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क। दानिश एक सवाल आया हुआ है। जी बोले। दानिश आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा लाउड बोलिएगा। जी सवाल आया है जवाद की तरफ से। इफ NOC of sale is not issued, can builder advertise their project? I have seen many projects which are sold before NOC. जी, ये भी एक कॉमन प्रैक्टिस है अमंग द मार्केट। NOC
इशू नहीं होता, कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रही होती है। अब ये कॉमन प्रैक्टिस है बिल्डर्स के अंदर कि एनओसी के लिए काफ़ी टाइम लगता है, और एनओसी के लिए आपको पता है कि जब तक एनओसी नहीं मिलती तो बिल्डर्स जो है वो वेट नहीं कर सकते उसके लिए। अगर 1 साल तक या 2 साल तक अगर एनओसी नहीं मिलती तो बिल्डर उसके लिए वेट नहीं करता, वो अपनी वो पेमेंट करके उसकी जो कंप्लायंस होती है उस लेवल को वो कोशिश करता है कि फिर एनओसी की अप्रूव हो जाए। जाहिर है उसकी एनओसी में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ फ्लॉज होते हैं, या जो है वो अप्रूव बिल्डिंग प्लान के मुताबिक नहीं होते, जो कि कराची के अंदर जो जिस तरह की बिल्डिंग बन रही हैं तो उसकी हाई राइजिंग है, उसकी जो साइड के जो पैनल्स निकले हुए होते हैं, जो बालकनीज निकली हुई होती हैं, वो कितनी ओपन है, तो वो बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से एनओसी नहीं मिल रही होती। तारिक, एक सवाल और है मेरे पास, ये भी जवाद की तरफ से, कि ट्रांसफर की डिटेल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, इसका कोई शेड्यूल होता है या चार्ट होता है जहाँ से लोगों को इसकी अवेयरनेस मिल जाए? दोबारा बता दें एक मिनट। ट्रांसफर ट्रांसफर फी डिटेल फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते हैं, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर के हवाले से। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए जो है वो नॉर्मली आपको डीसी ऑफिस के पास ही जाके ट्रांसफर करना होता है। सब लीज की जो फ्लैट्स होते हैं या फिर जो भी ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी होती है, अब केडीए से रिलेटेड है तो केडीए से तो जाके मुटेशन होगी, लेकिन अगर किसी का फ्लैट है तो वो सब लीज जो है वो डीसी ऑफिस के थ्रू ही होता है। तो वो रिस्पेक्टिव डीसी ऑफिस में ही सारे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, और डॉक्यूमेंट डायरेक्टली जमा नहीं होते, उसके लिए आपको किसी सामने जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू जाना पड़ता है। वो आपकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये जो सेलर परचेजर होता है या सेलर होता है, एनआईसीज और उनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की कॉपी, और साथ में एक पूरा जो स्टैम्प इस वैल्यू के ऊपर जो है वो आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ले सबमिट होते हैं डीसी ऑफिस में। वहाँ पर उन सब के जो है ना वो थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं, तस्वीरें वाले एक टेम्पररी सा एक चालान देते हैं पेमेंट का, कि ये आपका इस डेट के ऊपर फला डेट के ऊपर आपको ये यहाँ से आके कलेक्ट कर लें। तो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो आफ्टर ट्रांसफर या सेल डीड, क्योंकि सेल डीड होती है, सेल डीड रजिस्टर होनी पड़ती है, तो रजिस्टर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। तो डीसी ऑफिस उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रखकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फॉरवर्ड कर देता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध उसको विद इन दोबारा से रिवर्ट बैक करती है डीसी ऑफिस को, और फिर डीसी ऑफिस से एक कस्टम जो ट्रांसफ़र करने वाला बंदा होता है फिर वहाँ से रिसीव करते हैं वो। ये है इसका प्रोसेस। एक सवाल जो हमारे पास कमेंट बॉक्स में आया हुआ था कि जनरल पब्लिक जो है उसके लिए कोई एडवांटेज है इस रिलीफ पैकेज के अंदर? अगर कोई अपना पर्सनल घर बना रहा है, सॉरी आवाज़ आपकी कट गई, अगर आपकी कोई अपना आवाज़। पर्सनल अगर कोई अपना पर्सनल घर बनाता है या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर वो काम करवाता है, तो उसको कोई एडवांटेज है इसके अंदर? यानी कि अगर वो 111 का एडवांटेज उठा सकता है, जैसे बिल्डर्स या बिल्कुल, डेवलपर्स कैटेगरी वाले कर सकते हैं? इसमें मैंने एक स्लाइड थी, मैं आपको वो शो कर देता हूँ, उसमें यही रेजिडेंशियल का ही मेंशन किया है इसमें। ये देखें, अब जिस ये रेजिडेंशियल एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसकी अपनी है फॉर पर्सनल उसकी अकोमोडेशन के लिए उसने यूज़ किया हुआ है उस प्रॉपर्टी को, तो वो भी इससे इस्तिस्ना है। उसने अगर लेट सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली हुई थी या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली हुई थी, और अब जो है ना वो उस पर कंस्ट्रक्शन करेगा, तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन करेगा तो उस पर प्रॉफिट अर्न करेगा। और वो अगर एक तो कंस्ट्रक्शन करता है, अगर वो खुद बिल्डर एंड डेवलपर बनता है तो उसकी फिर जो है ना वो तो प्रोसेस अलग है, लेकिन अगर वो उसको सेल ऑफ करता है तो उस फॉर्म में भी उसका कैपिटल गेन टैक्स जो है ना वो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जो रजिस्टर होगा, तो उसके लिए वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा उसका, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रहते हुए वो करता है।
अच्छा दानिश, ये माशाल्लाह से आपने बड़ी अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन दी है और सारा कवर किया है इसका, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, पीएम रिलीफ पैकेज जो हमारा टारगेट था। और फेसबुक लाइव के ऊपर काफ़ी हमारे लोगों ने इसको जो है व्यू भी किया है। तो मैं चाहूँगा बाबर साहब से कि इस प्रोग्राम को एंड कर दें, और क्या इसका फ्यूचर वो है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ये सब चीज़ें बता दें पार्टिसिपेंट को। जी, मैं स्पेशली अपने पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया हमें फेसबुक सेशन के अंदर भी और फेसबुक लाइव पे भी, और जिसकी वजह से हमारा सेशन कामयाब हुआ। शुरू में हमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। मैं एक बार फिर से माजरत ख्वाह हूँ कि 20 मिनट तकरीबन हमारे participants को wait करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हमारा साथ दिया, वेट करते रहे। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे हमें सर्वर की साइड से, तो उसके लिए बेहद माजरत। और काइंडली आप इस सेशन के हवाले से, हमारे ट्रेनर के हवाले से अगर फीडबैक देना चाहें तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। जो फेसबुक का लाइव सेशन ऑलरेडी हमारे फेसबुक पे पेज पे, लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे ये वीडियो अवेलेबल होगी। और वहाँ सेशन हो या कीजिए वो मिशन कंसल्टेंट और हमारे कॉलेज पार्टनर। थैंक यू शेख दानिश साहब के आपने अपना कीमती टाइम में से कुछ टाइम निकाल के हमारे पार्टिसिपेंट्स तक हमारे मैसेज को कन्वे किया। बहुत बहुत मेहरबानी। तो आज का सेशन